मणिपुर में वहाँ के आदिवासियों के साथ में, वहाँ पर महिलाओं के साथ में जो अत्याचार और अनाचार हुआ है, उसके विरोध में आज हम अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि किसी भी राज्य में ये संविधान में ये संवैधानिक प्रोविज़न है कि यदि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रोविज़न है कि संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वहाँ की बीजेपी की जो वीरभद्र सरकार है वो पूरी तरह से वहाँ पर है वो विफल रही, लेकिन जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखने में किसी प्रकार का उसने कोई काम है नहीं किया, ना ही प्रयास किया। तो हमारी ये मांग है कि उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके साथ साथ में हमारी ये भी मांग है कि मणिपुर में जो है जो आदिवासी हैं उनको विस्थापित करने की जो सुनियोजित एक पॉलिसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है, वो विस्थापन उनका बंद होना चाहिए। और अनुच्छेद 371 के तहत उनका जो है वो प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए। साथ ही साथ संविधान में आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रोविज़न किया गया है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें 6ठी अनुसूची का प्रोविज़न है। इसके तहत मणिपुर में भी वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये 6ठी अनुसूची है वो लागू होनी चाहिए। इन बातों को लेकर हम जो है ये आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंत्र पर हम कर रहे हैं। मोदी जी पीड़ा में है, गुस्से में है, कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो यानी कि एक तरफ वहाँ पर 6000 से ज़्यादा FIR है और वो एक वीडियो, केवल मात्र वो एक वीडियो जिसमें 3 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, हालांकि वीडियो में केवल 2 महिलाएं हैं और उसमें एक जो है 21-22 साल की एक जो लड़की है उसके साथ में रेप होता है। और इन अपराधियों के और इन अत्याचारियों का है इतना अधिक दुस्साहस बढ़ गया है कि उनके जो हाथ हैं वो महिलाओं की योनियों तक खुलेआम पहुंच रहे हैं और जो सरकार है वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मोदी जी केवल पीड़ा में है, पीड़ा में होने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते आप जो है राष्ट्रपति को ये आदेश दें, राष्ट्रपति से जो है वो आप निवेदन करें कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और ऐसी जो है जो निर्लज्ज जो सरकार वहाँ पर विफल रही है, ऐसी जो सरकार है उसको बर्खास्त करें और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखने का काम करें और जो अपराधी हैं उन अपराधियों को जो है दंडित करने का काम करें। 6000 से ज़्यादा FIR हैं, अब तक उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ और वो वीडियो वायरल होने के बाद में 2 महीने बाद में जो है वो उन अपराधियों को है वो पकड़ा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर भी गए और कल संसद में जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। देखिए, आवाज़ को तो रोकने का काम है पिछले 8-10 साल से लगातार चल रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, तब से जो आवाज़ है लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। ये आवाज़ दबाने का काम है वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे और कोई हो, ये सभी अपने आप में यानी कि एक तरह से उनकी भी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी जी भी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है वो लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद के माध्यम से या सड़क से संसद तक पहुंचने का काम है राहुल गांधी जी को ज़रूर करना चाहिए और उन्होंने यदि बात उठाई है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और उठानी चाहिए, ये ज़रूरी भी था जो है वो। कल जो है संसद में फ्लाइंग किस को लेकर जो है बात उठी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है। इस देश में इश्यू को नॉन इश्यू और नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाता है। ये कैसा क्या फ्लाइंग किस है और क्या नहीं है, ये जो इसका जो स्पष्टीकरण है मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जो मैंने देखा है उसमें मुझे ऐसी कोई बात ऐसी लगी नहीं है जिससे फ्लाइंग किस के माध्यम से किसी प्रकार की कोई उन्होंने जो है अश्लीलता की हो या कोई ऐसा काम किया हो जो अपने आप में यानी कि एक तरह से अशोभनीय हो या असंसदीय हो। ऐसे बातों की तरफ ध्यान न देकर ध्यान उन बातों की तरफ देना चाहिए जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और इसके साथ साथ में हमारा जो है पूरा जो तंत्र है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से एक सही और सुनियोजित रूप से काम कर सकें, उनके ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जिस तरह से सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो उसमें जो सरकार चर्चा नहीं करना चाहती मणिपुर के ऊपर, जिस तरह से बीच में शोर मचाया जा रहा था, जब राहुल गांधी मणिपुर में 15 मिनट बोले तकरीबन, जिसमें 4 मिनट सिर्फ उनको दिखाया
बाकी मिनट जो स्पीकर की तरफ कैमरा किया गया था। देखिए ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी इस केंद्र सरकार की फजीहत होती है या कोई भी सरकार हो, जहाँ जहाँ भी जिस सरकार की फजीहत होती है वो उस मुद्दे को दबाना चाहती है। तो मणिपुर का मुद्दा अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो इसकी बीजेपी की जो सरकार है इसकी निर्लजता को जगजाहिर करता है। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी जो है वो इस बात से भागना चाहती है कि अगर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा संसद में हुई तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कड़ी आलोचना होगी और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाली अभी जो लोकसभा चुनाव है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अभी नवंबर दिसंबर में, तो उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अपने चुनावी हितों को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ अपनी कमज़ोर पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जो है या कहीं ना कहीं पर अपने आप को वो दोषी मानती है और वो अपनी कमजोरी को जो है वो जनता के समक्ष प्रकट नहीं होने देना चाहती, इसलिए जो है वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर वो संसद में चर्चा नहीं करवाना चाहती। 2024 में भाजपा को मणिपुर मुद्दे पर नुकसान होगा? मणिपुर मुद्दे के ऊपर नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ आर्थिक तंत्र के ऊपर भी जो है जिस प्रकार से विफल रही है सरकार, नुकसान होगा। जो राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दामों के ऊपर पूंजीपतियों को और अपने जो कारपोरेट मित्रों को बेचा जा रहा है उसके आधार पर भी जो है ये केंद्र की जो सरकार है बीजेपी सरकार है इसको नुकसान होगा। हमारे बैंकों का जो एनपीए जिस प्रकार से बढ़ा है उससे भी नुकसान होगा। और जो काले धन की इन्होंने बात कही थी कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो काला धन लेकर आएंगे, वो काला धन कहाँ है? हम बताते हैं कि स्विस बैंक एसोसिएशन ने जो डेटा जारी किया था 2011 के अनुसार वो अब तक यानी कि एक तरह जो काला धन है वो लेकर नहीं आए। जो मोदी जी कहते थे कि हम काला धन लेकर आएंगे तो वो भी अपने आप में उसमें भी विफल रहे हैं, महंगाई को रोकने में विफल रहे हैं। तो किसी भी मोर्चे के ऊपर जो है ये केंद्र की जो सरकार है मोदी सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है और सभी मुद्दों के ऊपर जो है ये इसका जो खामियाजा है वो केंद्र सरकार को बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार में 370 हटे और अब जो है राम मंदिर बन रहा है, आप कहना कोई काम नहीं हुआ, यूसीसी आ रहा है, फिर राम मंदिर से देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है ये लोगों का व्यक्तिगत मुद्दा है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाना चाहता है, मंदिर में जाना चाहता है, ये उसका व्यक्ति का व्यक्तिगत मुद्दा है। और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोविजन था कि जो भी मंदिर मस्जिद या जो भी स्मारक जो जिस रूप में बने हुए हैं, जो धार्मिक संस्थान बने हुए हैं वो उसी रूप में एज इट इज़ रूप में बने रहेंगे। ये संविधान में ये प्रोविज़न है। यदि ये बात करते हैं मंदिरों की, ये बात करते हैं मस्जिदों की, तो ये कहते हैं कि अभी ज्ञान व्यापी का मुद्दा है, पहले यानी कि एक तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा था। आज प्रत्येक मंदिर को यदि खोदा जाएगा या उसका सर्वे किया जाएगा तो वो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट उनमें मिलते हैं, उनमें जो है बुद्ध विहार मिलते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। तो क्या ये जो मंदिर हैं वो उनको बुद्ध विहार के रूप में तब्दील कर देंगे? तो मैं उन मुद्दों के ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दों को केवल अपने आप में जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हैं वो की जाती है। बाकी इनका अपने आप में जो है देश की प्रगति से और जो देश में जो वर्तमान जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं है। 2024 में क्या मोदी जी आ रहे हैं? ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए बीजेपी और मोदी जी हैं वो इस देश से हैं, वो जा रहे हैं। धन्यवाद। एक मेरा सवाल है आपसे जी। इस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, हालांकि बीच में भाजपा की वजह से नहीं हो रही थी, रुक गई हुई थी, लेकिन फिर से शुरू हो गया है। क्या लगता है पूरे देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय संविधान बनाया था उस दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने विशेष रूप से काका कालेलकर कमेटी का गठन उन्होंने करवाया था और इसमें उस काका कालेलकर कमेटी के माध्यम से ये प्रोविज़न किया जाना था कि ओबीसी की जो है जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनकी जातियों की गणना हो। वो नहीं हुआ। मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन बनने के साथ ही जो है ओबीसी वर्ग की जो है मांगों जो उनके हक और अधिकारों को लागू करने की जो बात है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से वो उठने लगी। लेकिन 90 के दशक में जो है वीपी सिंह सरकार ने जो है इनको लागू किया। तो अब आज अपने आप में जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किसी हाई कोर्ट में जाते हैं ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों की मांग को रखने के लिए,
तो वही माननीय न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भैया डेटा लेकर आओ कि ये आपको के लिए लागू किया जाना जरूरी है या नहीं है। तो यदि इस देश में विषमता को खत्म करना है, कौन से वर्ग के साथ में कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, यदि इन बातों के ऊपर यदि डेटा नहीं होगा तो सरकारें नीतियां कैसे बनाएगी, उनको लागू कैसे करेगी। तो बिहार में माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है और उसको रोकने का के लिए जो रिट पिटीशन उन्होंने खारिज की है, इसका हम जो है स्वागत करते हैं। और न केवल बिहार में बल्कि हम इस जंतर मंतर के माध्यम से मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं तो एक ओबीसी का व्यक्ति हूं, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूं। मोदी जी, यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं और यदि उस वर्ग के हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है यहां पर पूरे देश में ये जातिगत जनगणना करवाइए, ओबीसी की जनगणना करवाइए और पिछले 75 सालों से ओबीसी के हक और अधिकारों के ऊपर जो आप लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, इनको लागू नहीं होने देना चाहते हैं, ये आप लागू कीजिए। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में ओबीसी का भी बजट हेड बनना चाहिए। जिस प्रकार से एससी और एसटी का बजट हेड बनता है, वह महिलाओं का बजट हेड बनता है, वैसे ही ओबीसी का भी बजट हेड है, वो बनना चाहिए और वो लागू होना चाहिए। ये हमारी मांग है।